Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 28 theory portion, which is based on non-performing asset or stressed asset. So first of all we will see the definition. RBI ने दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म इंट्रोड्यूस किया है इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए और प्रोविजनिंग के लिए, बैंकिंग एडवांस के लिए। दोस्तों जो पॉलिसीज़ है इनकम रिकॉग्निशन का वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और रिकवरी के रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। एसेट क्लासिफिकेशन को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जाता है ताकि इंश्योर कर सके कि एप्लीकेशन जो नॉर्म्स है उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा सके। दोस्तों प्रोविजनिंग जो है वो किया जाता है एसेट के क्लासिफिकेशन पे, उनके नॉन परफॉर्मेंस के पीरियड के बेसिस पे और सिक्योरिटी के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे और रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे। इन सभी बेसिस पे दोस्तों प्रोविजनिंग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है वो लोन ही होता है या एडवांस होता है जिसने इनकम जनरेट नहीं किया है बैंकों को, बैंक के लिए पिछले 90 दिन से ज़्यादा के लिए, यानी 90 दिन से ज़्यादा तक यदि कोई लोन या एडवांस जो है इनकम जनरेट ना करे बैंक के लिए तो उसे एनपीए कहा जाता है या नॉन परफॉर्मिंग एडवांस कहा जाता है। एनपीए के अंदर दोस्तों ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू प्रिंसिपल पेमेंट, ओवरड्यू बिल्स, लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ या कोई अनपेड पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सारा कुछ आता है। एनपीए दोस्तों शॉर्ट या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए भी हो सकता है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। दोस्तों एक टर्म होता है आउट ऑफ ऑर्डर। कोई भी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाता है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो दोस्तों सैंक्शन लिमिट से ऊपर रहे या ड्राइंग लिमिट से ऊपर रहे फॉर 90 दिन तक दोस्तों ड्राइंग लिमिट से ऊपर रहे आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाया जाएगा। या दूसरा कंडीशन ये है कि जो सीसीओडी अकाउंट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से कम रहे लेकिन पिछले 90 दिन तक कोई क्रेडिट ही ना हो। तो दो कंडीशन में आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है दोस्तों कि पहला तो कंडीशन ये है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो, 90 दिन से ज़्यादा हो, ठीक है। और जो हमारा दोस्तों क्रेडिट बैलेंस है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एक देखिए हर एक सीसी और ओडी अकाउंट का अपना एक क्रेडिट, अपना एक सैंक्शन लिमिट होता है, ड्राइंग पावर होता है। अब उससे ज़्यादा उसने ड्रॉ कर लिया है और वो 90 दिन से ज़्यादा तक है वैसा कंडीशन, तो वो अब आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। या दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि सीसीओडी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से कम हो लेकिन 90 दिन तक कोई क्रेडिट ही नहीं हो, तो इस केस में भी आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सीसीओडी का वो सैंक्शन लिमिट से कम है लेकिन क्रेडिट इनसफिशिएंट है कि जो इंटरेस्ट जो लास्ट 90 दिन में डेबिट किया जाए उतना भी क्रेडिट नहीं है कि हम इंटरेस्ट काट सकें। तो इन तीनों केस में दोस्तों अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स लेसन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों पेड प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आपको 4000 से 5000 MCQs की रिक्वायरमेंट है टोटल एक सब्जेक्ट में, पीपीबी में या एफबी में, तो दोस्तों हमारे पास सफिशिएंट MCQs है जिससे आपका प्रिपरेशन एक स्मूथली हो सकता है। आने वाले कुछ चंद दिनों में आपके जीआईबी एग्जामिनेशन का के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स के मैं MCQ प्रोवाइड करूंगा, आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों जहाँ जहाँ केस स्टडीज़ है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। सो दिस कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ एंड PDF. So if you want to get more detail you can get the detail by WhatsApp me on number shown on the screen. तो आउट ऑफ ऑर्डर का कंडीशन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ ऑर्डर का क्या कंडीशन है। अब देखिए इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है। तो इनकम रिकॉग्निशन का पॉलिसीज़ जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और रिकॉर्ड के रिकवरी के रिकॉर्ड पे होना चाहिए दोस्तों। जो इंटरनेशनली इनकम रिकॉग्नाइज तभी होता है किसी एनपीए अकाउंट से जब ये एक्चुअली रिसीव होगा। तो किसी भी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से इनकम रिकॉग्नाइज तभी होता है जब वो एक्चुअली रिसीव होता है, तभी कहा जाता है कि इनकम हैज़ बिन रिकॉग्नाइज। तो दोस्तों बेसिक नॉर्म्स क्या इनकम रिकॉग्निशन का कि बैंक जो है चार्ज नहीं करेगी या इनकम अकाउंट में और नॉट चार्ज और टेक टू द इनकम अकाउंट इंटरेस्ट ऑन एनी एनपीए। यानी दोस्तों इनकम अकाउंट में कोई भी एनपीए पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट, चाहे गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट हो, ठीक है, तो बैंक जो है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी या इनकम अकाउंट से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी किसी एनपीए होने पे। दोस्तों जो कुछ एडवांस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसे इनकम अकाउंट में लिया जाता है ड्यू डेट में यदि एडिक्वेट मार्जिन अकाउंट में अवेलेबल है। तो जो फीस है, जो कमीशन है, जो रीनेगोशिएशन से अर्न हुआ है या रीस्केड्यूलिंग से अर्न हुआ है, किसी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स का रीस्केड्यूलिंग हुआ, रीनेगोशिएशन हुआ, उससे जो फ़ी और कमीशन अर्न हुआ है उसको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कि क्रेडिट के एक्सटेंशन के लिए है। दोस्तों कोई एडवांस मान लीजिए कोई बिल परचेज है या बिल डिस्काउंटेड है, वो यदि एनपीए हो जाता है तो जो इंटरेस्ट एक्रूड है या जो क्रेडिटेड है इनकम अकाउंट में पास पीरियड में उसे रिवर्स किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा यदि रियलाइज ना हो। ये सेम चीज़ अप्लाई होता है दोस्तों गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट में।
तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ दोस्तों, कि थोड़ा सा हो सकता है कि ये सब टर्म आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। देखिए मान लीजिए कि आप बैंक से $10,000 का लोन लिए, 10,000 रुपये का लोन लिए, ठीक है। बैंक जो है आपसे 5% ब्याज दर पे आपको लोन दी, तो बैंक जो है, बैंक को कितना इंटरेस्ट इनकम होगा, 500 रुपये का इंटरेस्ट इनकम होगा सालाना एनुअल बेसिस पे, ठीक है। तो बैंक ने अपना इनकम अकाउंट में ये सोच के रखा है कि हाँ 500 रुपये का मेरा इंटरेस्ट इनकम होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ फ़ी हो सकता है, कुछ कमीशन हो सकता है, जो कि बैंक का इंटरेस्ट इनकम का पार्ट हो सकता है, फ़ी बेस्ड इनकम का पार्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि बैंक ने एक्रू कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो डिफ़ॉल्ट, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने लोन का पैसा चुकाया नहीं, आपका अकाउंट एनपीए हो गया। तो दोस्तों अकाउंट एनपीए हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम जो सोचा था कि हाँ 500 रुपये मुझे आएगा इंटरेस्ट इनकम के रूप में, उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। दैट हैज़ टू बी रिवर्स, मतलब अब उसको जो है बैंक को अपने ये जो इनकम सोचा था वो इनकम आएगा नहीं, ठीक है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। वही कह रहा है दोस्तों कि जो भी इंटरेस्ट इसने एक्रू किया था, क्रेडिट किया था इनकम अकाउंट में पास्ट पीरियड में, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पिछले पीरियड में बैंक ने क्या किया, अपने इनकम अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट कर दिया, लेकिन अब उसे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सेम रूल जो है दोस्तों आपके गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट पर भी अप्लाई होता है। तो वही चीज़ समझाया गया है दोस्तों कि एनपीए होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम अकाउंट पे दोस्तों। सो फ्रेंड्स चलिए ये देखिए क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों और आपके क्रेडिट से रिलेटेड है। सो लेट्स सी दिस स्टेटमेंट। दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि जो भी फी, कमीशन या सिमिलर इनकम है जो कि एक्रूड हो चुका है, विल सीज टू एक्रू इन द करेंट पीरियड एंड शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड। देखिए इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्योंकि हो सकता है इसको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने बैंक से $100 लोन लिया था, ठीक है। आपने बैंक से मान लीजिए कि 10,000 रुपया लोन लिया था, कभी लिया था, ठीक है। और 10,000 रुपये का जो लोन था उसमें मान लीजिए कि 100 रुपया जो था वो फ़ी था, ठीक है, बैंक का फ़ी था, और 50 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट था। तो आप जो है आपका लोन एनपीए हो गया है, आप जो परफॉर्मिंग नहीं कर रहा है लोन, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आप पैसा दे नहीं रहे हैं, तो बैंक जो आपका 100 रुपया फ़ी था जिसको मानी थी कि ये फ़ी हमें मिलेगा, अब वो फ़ी बैंक को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल चार्ज कंपोनेंट है फाइनेंस इनकम का लीज एसेट पे, जिसको बैंक ने एक्रू कर लिया, इसको बैंक ने अपने इनकम अकाउंट में ऐड कर लिया था, उसको रिवर्स कर देगी, ठीक है। क्योंकि अभी नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, बैंक को अब पता है कि अभी पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, तो बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो जो 100 रुपया ऐड की थी इंटरेस्ट इनकम फ़ी के रूप में, उसे रिवर्स कर देगी, उसे हटा देगी। उसी तरह दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट 50 रुपये का देना था और आप चूँकि नहीं दे रहे हैं तो उसे भी बैंक हटा लेगी, ठीक है। वही कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रियलाइज ऑन एनपीए इज टेकन इनटू द इनकम अकाउंट, लेकिन दोस्तों प्रोवाइडेड द क्रेडिट इन द अकाउंट टू इंटरेस्ट आर नॉट आउट ऑफ द फ्रेश एडिशनल क्रेडिट मेक। हाँ, अब मान लीजिए कि नहीं, आपने पहले, आपका अकाउंट एनपीए होने से पहले आपने 50 रुपया इंटरेस्ट के रूप में जमा किया था, तो वो बैंक शो कर सकती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम में। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो नया लोन दिया गया है वो पिछले लोन को चुकाने के लिए ना दिया गया हो, यही कर रहा है। तो इन एब्सेंस ऑफ अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड बोरोवर, बैंक जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है और एप्रोप्रिएशन के राइट को एक्सरसाइज करती है, ठीक है। दोस्तों इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंट है वो एनपीए हो गया, अब उससे पैसा आएगा नहीं, तो बैंक क्या करेगी दोस्तों कि जो भी इनका इंटरेस्ट इनकम था उसको वो डेबिट कर लेगी अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, और अब इंटरेस्ट लगाना बंद कर देगी उस अकाउंट पे, क्योंकि पता है कि इंटरेस्ट आने वाला है नहीं, तो इंटरेस्ट लगाने का मतलब क्या है, तो इंटरेस्ट लगाना बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैंक भूल जाएगी उस इंटरेस्ट इनकम को, वो क्या करेगी, एक मेमोरेंडम अकाउंट में उसका ब्याज लिखते रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है दोस्तों। तो जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट उसने जो भी सोचा था बैंक ने कि इंटरेस्ट मिलेगा मुझे लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाया, उस इंटरेस्ट को एक मेमोरेंडम अकाउंट में ज़रूर लिखेगी, ठीक है। और मेमोरेंडम अकाउंट इनके बुक में होता है। तो दोस्तों ग्रॉस एडवांस को कंप्यूट करने के पर्पज़ से जो भी मेमोरेंडम अकाउंट में इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया गया है वो नहीं लिया जाएगा। मतलब जो हमारा ग्रॉस एडवांस है, कितना एडवांस बैंक ने दिया साल में, ग्रॉस एडवांस, उसमें इस मेमोरेंडम अकाउंट में जो इंटरेस्ट डाला गया है वो नहीं, उसका कैलकुलेशन उसको नहीं लिया जाएगा। और बैंक को दोस्तों ये एनपीए का रिपोर्ट हर एक 31 मार्च को देना पड़ता है ऑडिट के कंप्लीशन के बाद। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाती है ना, तो एनपीए का जो रिपोर्ट है वो बैंक को देना पड़ता है 31 मार्च को, 31 मार्च को। और एनपीए जो है दोस्तों बैंक के ग्लोबल पोर्टफोलियो से रिलेट करता है।
और जो फॉरेन ब्रांच पे एडवांस दिए गए उससे भी रिलेट करता है। बैंक को अपना ग्रॉस एडवांस, नेट एडवांस, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए कैसे ग्रॉस एडवांस कैलकुलेट होता है, कैसे नेट एडवांस कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स वी हैव सम फार्मूलाज हेयर। सो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ग्रॉस एडवांस, ग्रॉस एनपीए, नेट एडवांस, नेट एनपीए कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ग्रॉस एडवांस होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट प्लस ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो ग्रॉस एडवांस कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस जितना है, देखिए दो चीज़ होगा, या तो आपका मान लीजिए कि आपने जो है 10 लाख रुपए का आपका बैंक में टोटल मान लीजिए कि 10 लाख मिलियन, 10 लाख मिलियन डॉलर का लोन है, जिसमें से दोस्तों 2 लाख मिलियन डॉलर जो है एनपीए में चला गया और बाकी बचा आपका स्टैंडर्ड एसेट है। तो ऑब्वियसली बात है जितना आपने एडवांस दिया वो तो दो ही पार्ट में हो सकता है, या तो वो आपका एनपीए में होगा या स्टैंडर्ड एसेट में होगा। इसीलिए ग्रॉस एडवांस को याद रखना काफ़ी आसान है। ग्रॉस एडवांस इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए प्लस स्टैंडर्ड एसेट। तो दोस्तों ग्रॉस एनपीए या परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एनपीए को नोमीटर में लिख दीजिए, ग्रॉस एडवांस को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। दोस्तों जो नेट एडवांस होता है वो होता है हमारा ग्रॉस एडवांस माइनस डिडक्शन। डिडक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों, कि जो प्रोविज़न आपने एनपीए अकाउंट में रखा, डीआईसीजीसी, ईसीईसी का क्लेम जो रिसीव हुआ, फिर पार्ट पेमेंट जो आपको मिला सस्पेंस अकाउंट में जो आपने रखा है, जो बैलेंस आपके सब्सिडरी अकाउंट में है, जो फ्लोटिंग प्रोविज़न है, तो ये सभी को डिडक्ट करने के बाद जब आप ग्रॉस में से डिडक्शन करेंगे तो नेट मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, आपकी नेट सैलरी होती है, तो नेट सैलरी कैसे निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन करते हैं तभी तो नेट सैलरी आता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा नेट एनपीए का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, ग्रॉस एनपीए माइनस डिडक्शन जो भी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। दोस्तों ग्रॉस एनपीए कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एनपीए निकालने के लिए प्रिंसिपल ड्यूज ऑफ एनपीए प्लस फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रा इट इज पार्ट इन सन्ड्री अकाउंट, ठीक है। दोस्तों ग्रॉस एडवांस का मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स है, एडवांस है, जो भी एडवांस जिसके लिए रिफाइनेंस आपको मिला है, ठीक है, लेकिन अभी आपने जो एक्सक्लूड कर रहा है रीडिस्काउंटेड बिल एंड एडवांस को, ये सभी ग्रॉस एडवांस होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कैसे निकाला जाता है, ऑल दिस थिंग वी हैव डन। अब बात करेंगे दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन की। तो एनपीए दोस्तों क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल और लॉस एसेट। जो सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं वो एनपीए का टाइप होता है, जो कि दोस्तों विच हैव रिमेंड सो फॉर लेस दैन और इक्वल टू 12 मंथ, यानी दोस्तों वैसा अकाउंट जो कि 12 महीना से कम समय के लिए एनपीए हुआ है वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाता है। इनका वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस होता है दोस्तों। जो डॉटफुल एसेट होता है वो वैसा अकाउंट होता है जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीना तक रहा, ठीक है। तो डॉटफुल एसेट वैसा सब स्टैंडर्ड अकाउंट होता है दोस्तों, वैसा अकाउंट होता है जो कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड एसेट। देखिए सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, एनपीए अकाउंट, एनपीए का टाइप है ये सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल, लॉस। तो जो अकाउंट 12 महीना से कम समय के लिए या 12 महीना तक के लिए एनपीए रहा है, ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड होगा। जो अब डॉटफुल क्या होता है, सब स्टैंडर्ड से अगला 12 महीना तक, ठीक है, और उसका वीकनेस जो है वहाँ से लिक्विडेशन होने का ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों। और लॉस में क्या होता है कि जब बैंक के ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया लॉसेस को, ठीक है, लेकिन अमाउंट को अभी रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है, तो क्लासिफिकेशन जो है वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस के बेसिस पे होता है, एप्रोप्रिएट इंटरनल सिस्टम के बेसिस पे होता है। बैंक जो है एनपीए क्लासीफाई नहीं करेगी किसी अकाउंट को केवल टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी के बेसिस पे। तो ड्राइंग पावर जो होता है दोस्तों वो करंट स्टॉक स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, और इरेगुलर ड्राइंग यदि लगातार 90 दिन तक होगा तो उस कारण से वर्किंग कैपिटल बोरोअर अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जो क्रेडिट लिमिट है उसको हर एक 3 महीना में ड्यू डेट से 3 महीना में रिव्यू करना है। यदि 6 महीना से ऊपर का डिले होगा वो डिज़ायरेबल नहीं है और ये एनपीए का क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। जो भी लोन एनपीए में क्लासीफाई किया गया है दोस्तों उसको अपग्रेड किया जाएगा यदि इंटरेस्ट का एरियर और प्रिंसिपल का एरियर पे किया गया है। जो भी अकाउंट है जिसमें सॉलिटरी है फ्यू क्रेडिट का रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों बिफोर बैलेंस शीट डेट शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। जो भी फैसिलिटीज़ ग्रांट किए गए हैं बोरोअर को और इन्वेस्टमेंट को सारे सिक्योरिटीज़ में जो कि बोरोअर ने इशू किए हैं उसे एनपीए ट्रीट किया जाएगा। जो भी बिल डिस्काउंट किया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट में उसे एनपीए क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। ये दूसरा फैसिलिटीज़ जो बोरोअर ने ग्लांस किया है वो एनपीए कहेगा। जो ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है ओवरड्यू रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग।
तो ओवरड्यू रिसीवेबल जो कि पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू, इसका मतलब समझिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव की बात हो जा रही है। मान लीजिए एक बैंक है और एक कंपनी है, उसने दोनों ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इन्होंने एक डीलिंग किया कि 3 महीना बाद जो है एक कोई पार्टिकुलर चीज़, कोई वस्तु है, उसका जो प्राइस रहेगा 3 महीना बाद वो मान लीजिए कि 1000 रुपया रहेगा। ठीक है, तो कंपनी ने ये बोला कि यदि इसका प्राइस जो है 1000 रुपया से ज़्यादा होगा तो बैंक पे करेगी, और यदि 1000 रुपया से कम होगा तो मैं पे करूँगा। तो यही होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लाया जाता है ताकि अपने रिस्क को हेज कर सकें। तो कंपनी जो है बैंक को बोलेगी कि यदि इस कमोडिटी का प्राइस 3 महीना बाद 1000 से ज़्यादा होगा तो मैं पे करूँगा, तो बैंक पे करेगी। यदि कम होगा तो 1000 से तो बैंक पे करेगी, तो कंपनी पे करेगा। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या, 3 महीना बाद उसका प्राइस जो है 1000 से कम हो गया, तो किसे पे करना था, कंपनी को पे करना था, लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया। वही कह रहा है कि जो ओवरड्यू रिसीवेबल है, जो कि पॉजिटिव मार्क टू मार्केट को रिसीव कर रहा है, उसको एनपीए तब माना जाएगा कि वो जो डिफ़ॉल्ट कंपनी ने किया है ना, वो लगातार 90 दिन तक जो है पैसा दिया ही नहीं बैंक को। 90 दिन तक यदि वो बैंक को पैसा नहीं देगी, जो भी डिसाइड हुआ था, जो भी डिफरेंस पैसा है, जितना मान लीजिए कि 990 हो गया तो 10 रुपया कम हुआ ना, तो 10 रुपया उसको देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, यदि वो 90 दिन तक नहीं देगी तो उसे कहा जाएगा एनपीए मान लिया जाएगा। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि जो ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं वो एनपीए तब कहलाते हैं जब 90 दिन तक दोस्तों क्या हो, ड्यू रहें। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि जो एसेट क्लासिफिकेशन है अकाउंट का कंसोर्टियम के अंदर, वो इंडिविजुअल मेंबर बैंक के रिकवरी रिकॉर्ड के बेसिस पे होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि कंसोर्टियम में आपको पता है कि बहुत सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं एक सिंगल फर्म को। मान लीजिए वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, वो पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कैसे इस केस में एनपीए क्लासिफाई करेंगे? तो बैंक जो है खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस कंपनी के साथ, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक ए है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस कंपनी के साथ बहुत अच्छा है, तो वो चाहे तो उसके अकाउंट को स्टैंडर्ड में डाल सकती है। और बैंक बी मान लीजिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, उस कंपनी बी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है बैंक बी के नज़र में, तो वो उसे चाहे तो एनपीए में डाल सकती है। तो वही कहा गया है कि इट शुड बी ऑन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल मेंबर बैंक रिकवरी रिकॉर्ड। समझ में आ गया? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों कि जिस भी अकाउंट में, जिस मान लीजिए कोई अकाउंट है जिसमें आपने सिक्योरिटी को गिरवी रखा, ठीक है, और वो जो है सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो घटते जा रहा है, या सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रॉड हो गया, उसे आप डाउटफुल या लॉस में तुरंत डाल दीजिए। तो दोस्तों केवल जो भी क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट किया गया है पीएसीएस को, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, फार्मर सर्विस सोसाइटी को, इन डिफ़ॉल्ट फॉर 2 क्रॉप सीजन। तो देखिए, मान लीजिए कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, कम अवधि के क्रॉप होते हैं, यदि वो 2 क्रॉप सीजन तक डिफ़ॉल्ट हो गए तो वो एनपीए में आ जाएगा। और यदि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो यदि 1 क्रॉप सीजन तक डिफ़ॉल्ट हो गया तो एनपीए में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के जो केसेस हैं एनपीए कब होते हैं। जैसे मैंने आपको सीसीओडी का केस बताया, फिर अभी मैं आपको एग्रीकल्चर वाला केस बताया हूँ, फिर मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा ओवरड्यू रिसीवेबल होता है उस केस में क्या होता है, फिर मैंने आपको कंसोर्टियम वाला केस बताया। चलिए अब दोस्तों जो भी एडवांस टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो भी एलिजिबल है सरेंडर होने के लिए आईपीपी केवीपी के यहाँ से एडवांस दिया गया है, उसे एनपीए में नहीं माना जाता है। ठीक है, उसको एनपीए में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। जो मॉरेटोरियम रहेगा दोस्तों इंटरेस्ट के पेमेंट का, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो ड्यू तभी होगा जब मॉरेटोरियम पीरियड ओवर होगा। ठीक है, मॉरेटोरियम पीरियड होता है ना, हॉलीडे पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों एनपीए तभी होगा जब आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो हाउसिंग लोन्स होते हैं और जो सिमिलर एडवांस होते हैं जो कि स्टाफ मेंबर को दिए जाते हैं, उसे एनपीए में तभी माना जाएगा जब जो है प्रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट के रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो, या प्रिंसिपल के पेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। एग्रीकल्चर लोन बता ही दिया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए क्या है। ठीक है दोस्तों, बैंक जो है डिसाइड कर सकती है किसी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन को रिलीफ मेजर के केस में, जब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, है ना। अब कुछ नेचुरल कैलामिटी के कारण दोस्तों कोई किसान है वो दे ही नहीं पाएगा पैसा, तो बैंक उस केस में जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन है उसको रिलीफ मेजर में कन्वर्ट कर सकती है। जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में रिपेमेंट शेड्यूल में चेंज करना है, किसी मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ गया, स्कोप बढ़ गया, मल्टीपल डिवीज़न हो गया, तो इसका भी प्रोविज़न है। दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन जो है स्टिपुलेट किया जाता है प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन विद डिफरमेंट ऑफ डीसीसीओ एंड कॉस्ट ओवररन। जो भी इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन वो एक्रूवल बेसिस पे होता है दोस्तों।
दोस्तों एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एक गारंटी कम रिफाइनेंस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो हमारे पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट है जो कि बैंक एक्सटेंड करती है। देखिए ये क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट यानी शिपमेंट करने के बाद जो है क्रेडिट देती है, बैंक एक्सटेंड करती है, जो कि गुड्स का एक्सपोर्ट को कवर होता है। यहाँ पे इसी कवर अवेलेबल है। दोस्तों एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए एसेट क्लासिफिकेशन जो है 1 साल के बाद हो सकता है, जिस दिन से अमाउंट को डिपॉजिट किया गया इंपोर्टर के द्वारा बैंक में। एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो है जो भी है वो आरबीआई का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक क्रेडिट कार्ड का अकाउंट एनपीए कब माना जाएगा, जब मिनिमम अमाउंट ड्यू जो एमएडी होता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का, जो स्टेटमेंट में लिखा रहता है एमएडी मिनिमम अमाउंट ड्यू, वो कम से कम वो यदि 90 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, जिस दिन से ड्यू डेट कहा गया, तो वो काला जाएगा आपका, मतलब क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में लिखा रहता है दोस्तों मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है। यदि आपने 90 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो वो एनपीए माना जाएगा, और जो लेट पेमेंट चार्ज है वो कंप्यूट किया जाएगा ड्यू डेट से। ठीक है दोस्तों, किसी रिस्ट्रक्चर अकाउंट को अपग्रेड कैसे किया जाए, तो जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, जिसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, वही एलिजिबल होता है अपग्रेडेशन टू द स्टैंडर्ड कैटेगरी 1 साल के बाद। जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का जो पहला पेमेंट होगा ना, उसके 1 साल के बाद जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट है उसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, लेकिन ये देखा जाएगा कि उस पीरियड के दौरान सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है या नहीं, तभी आप सब स्टैंडर्ड अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जिस दिन से इंटरेस्ट या पेमेंट का पहला पेमेंट हुआ उसके 1 साल के बाद ही उसे आप सब स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोविज़न पहले का था, नेट ऑफ अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर द सैक्रिफाइस एंड इंटरेस्ट अमाउंट, से रिवर्स किया जाता है। यदि सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस परफॉर्मेंस नहीं दिखता है 1 साल के दौरान, तो जो एसेट क्लासिफिकेशन है रिस्ट्रक्चर अकाउंट का, वो एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म से गवर्न होगा। इस 1 साल के पीरियड के दौरान जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट है वो डिटोरेट होगा। ठीक है, वो डिटोरेट नहीं होना चाहिए अपने क्लासिफिकेशन में। दोस्तों टेक आउट फाइनेंस क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए टेक आउट फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। जो बैंक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, वो क्या करती है दोस्तों, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र करती है, उनके बुक में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक अरेंजमेंट के माध्यम से। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को वो लोन ट्रांसफ़र कर देती है। जो हमारी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होती है वो एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को फॉलो करती है, और एसेट को एनपीए तब क्लासिफाई करती है यदि वो रिकवरी के रिकॉर्ड के बेसिस पे एनपीए हो रहा हो। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो इनकम को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ठीक है, और तभी रिकॉग्नाइज करेगी जब बोरोवर ने उसे पे किया। पहले से नहीं बोलेगी कि मुझे पेमेंट मिल गया, आपने इनकम स्टेटमेंट में लिख देगी, नहीं, जब बोरोवर ने पे किया तभी उसे रियलाइज़ किया जाएगा। और जो टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन होता है दोस्तों, वो प्रोविज़न लेगी इस अकाउंट को एनपीए ट्रीट करते हुए एक्चुअल डेट से, जिस दिन से एनपीए हुआ है। दोस्तों प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं प्रोविजनिंग के। तो बैंक जो है प्रोविजनिंग करती है सब स्टैंडर्ड एसेट, डॉटफुल एसेट और लॉस एसेट से, यानी एनपीए वाले अकाउंट से प्रोविजनिंग होता है। तो लॉस एसेट होता है दोस्तों, उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, और यदि परमिशन दिया जाए तो उसको बुक में भी रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितना है, तो 1 साल तक 25%, 1 to 3 ईयर 40% और मोर देन 3 ईयर 100%। डॉटफुल एसेट को भी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 25% से 100% तक हो सकता है। सिक्योर्ड पोर्शन का डिपेंड ये करता है कि कितने दिन तक एसेट जो है डॉटफुल रहा है। 100% भी दोस्तों आपको प्रोविजनिंग करना पड़ता है जब एडवांस जो है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कवर्ड ना हो। जो एनपीए दोस्तों वैसा एनपीए जिसमें 5 करोड़ से ऊपर का बैलेंस है, तो उसका एनुअल स्टॉक ऑडिट जो है एक्सटर्नल एजेंसी कंडक्ट करती है। ज़रूरी है ताकि स्टॉक वैल्यूएशन के रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सके। कुछ कोलेट्रल्स होते हैं जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि चार्ज किया गया है बैंक के फेवर में, उसको कम से कम 3 साल में एक बार तो वैल्यूएशन करना ही है ऐसे कोलेट्रल को, जो कि बैंक के फेवर में चार्ज किया गया है। और इसको कौन वैल्यूएशन करेगा, एक वैल्यूअर्स होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गाइडलाइन होता है उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट होता है उसका उसमें प्रोविजनिंग 15% होता है टोटल आउटस्टैंडिंग का, वो करना चाहिए आउट प्रोविजनिंग 15% विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस। जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर होता है दोस्तों, उससे हम लोग सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करते हैं बिना 10% प्रोविजन अट्रैक्ट किए, टोटल 25% का प्रोविजनिंग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन जो कि सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई किए जाते हैं, तो टोटल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट 20% होता है इंस्टीड ऑफ 25%। दोस्तों जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होता है अनसिक्योर्ड डॉटफुल एसेट का, वो 100% होता है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर को डिफाइन किया जाता है कि वो ऐसा एक्सपोजर जहाँ पे सिक्योरिटी का जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर का।
जो राइट है, जो लाइसेंस है, जो ऑथराइजेशन है, जो कि कोलेटरल के रूप में चार्ज किया गया है किसी प्रोजेक्ट में, उसे टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा जब आप सिक्योर अनसिक्योर एडवांस को डिटरमाइन करेंगे। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पेड मेमोरी के अवेलेबल रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।